और इस वीडियो में मैं आपका हाफ ईयरली का टोटल पेपर लीक करने वाला हूं। इसके बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपने ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो कर लिए, इसके बाद में आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है, हर एक सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है कि किससे कैसे क्वेश्चन हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं, और इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये सारे काम आपको करने हैं, उसी के साथ में आपको एक प्रॉमिस करना है मुझसे कि भैया यस आई विल डू इट। ठीक है, आप हर दिन बोला करो कि आई कैन डू इट, और तुम कर सकते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो। उसी के बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इन सब चीजों को कोई मतलब नहीं जब तक आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे। अगर आपने ये बस सोच भी लिया ना कि भैया मुझे कुछ भी नहीं, मेरे को तो मैथमेटिक्स में इस बार चाहता हूं कि मैं 75 लाऊं 80 में से, तो आप 75 लाओगे, ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस आई विल डू इट भैया। ठीक है, तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे इसके अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको बताए हैं उनमें यहां पर मैंने नीचे क्या बताया है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं कि जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 7 इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर यहां पर जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के जो फॉर्मूला होते हैं इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर सेकंड ये है कि प्रूव दैट इज ए रैशनल नंबर, जैसे कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, √5 एक इरेशनल नंबर होता है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में लिख दिया कि आपको करना है, और लास्ट में यहां पर आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखने को नीचे मिल जाएंगे कि कौन से एग्जांपल है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दो, मैं आपको यहां पर इस पीडीएफ का लिंक यहां पर आपको भेज दूंगा। और उसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि भैया मुझे चैप्टर वाइज जो चाहिए होता है, मुझे प्रीवियस ईयर भी चाहिए होते हैं, मुझे क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन मेरे पास में है, वो है कि एमटीजी की ये जो बुक है ना, ये है एमटीजी 100%। इस बुक के बाद में ना आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप इस बुक से 100% स्कोर कर सकते हो। और इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो ये जो बुक है इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। इसके अंदर देखो, इसकी खास बात ये कि इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ब्रेन मैप मिल जाएगा। जैसे कि रियल नंबर है तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एक तरीके के शॉर्ट नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्विक रिवीजन आप कर सकते हो 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसके बाद में जैसे कि आपको है ना हर एक चैप्टर से पहले एनालिसिस मिलेगा कि भैया पिछले 10 सालों के अंदर इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन एक 100% आता है, और उसी के साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर में चैप्टर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, कितना ज्यादा वेटेज रखता था। यहां पर आपको पहले इसका कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा, और उसी के साथ में आपको यहां पर टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे कि आपने पढ़ रहा, आज आपको क्लास में पढ़ा गया nth टर्म का सम कैसे निकालना, तो इसमें आप वो आकर के इस बुक में पढ़ सकते हो। उसी के साथ में आपको यहां पर एक बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिलेंगे, जिससे कि आप उसको जल्दी से अच्छे से याद रख पाओ। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब यहां पर जो आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे जिनका कंप्लीट स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे कि आपकी मार्किंग स्कीम में आता है ना, वैसे यहां पर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बुक है। अब इस बुक के अंदर देखिए जो इस साल नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, तो यहां पर आप देखिए कि आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप में यहां पर केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मैच द कॉलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसी के साथ में असर्शन एंड रीजनिंग के भी आपको यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जिसके अंदर कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन एक ही साथ मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट ये है कि आप लोगों को स्टेप वाइज सॉल्यूशन चाहिए होता है कि भैया हमें एक बार स्टेप वाइज बता दो कि बोर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए यहां पर स्टेप वाइज सॉल्यूशन है। एंड फिर उसके बाद में आपको यहां पर जैसे कि की पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया और कहां पर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप लोगों को एक सीबीएसई फोकस के कॉलम के अंदर मिल जाएगा, जहां पर कि अलग अलग इनका रहेगा कि जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था। फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और इनका भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन है। आपको ये सब जो चीजें हैं ये सब इस एमटीजी की 100% में देखने को मिलेगी, और ये आपको सभी सब्जेक्ट्स की देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको मैथ्स की मिल जाएगी, साइंस की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी। इन चारों
सब्जेक्टों की आपको देखने को मिलेगी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से जाकर के आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं जैसे कि पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम के अंदर आता है कि भैया ये इक्वेशन है हमारी क्यू ऑफ एक्स, इसके अंदर हम बोल देते हैं कि x इज इक्वल टू 3 के ऊपर इसका 0 है, तो इसमें a की वैल्यू निकालिए, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें आप दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इसकी अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे कि 3.2 के अंदर क्वेश्चन अलग हैं, 3.3 के अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की। फिर उसके बाद में जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बात की आपको मैं गारंटी देता हूं कि यहां पर और कुछ आए ना आए, एक चीज आपको जरूर से देखने को मिलेगी, वो मिलेगी d इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स, आपको बोल दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका d इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए कि यहां पर k की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है वो आपको nth टर्म जो है उसको निकालने का यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया nth टर्म जो किस तरीके से रहेगी, nth टर्म आप कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म हो गया, ये 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें मेनली पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है यहां पे सम ऑफ टर्म, nth टर्म हो गया। फिर उसके बाद में सम ऑफ nth टर्म आप किस तरीके से निकालेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स यहां पर क्या होगी, वर्ड प्रॉब्लम भी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपको जानने जरूरी है, और साथ में आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। तो अब देखिए ट्रायंगल्स में जो है आप लोगों को एक तो सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन पता होना चाहिए, किस केस के अंदर हमारे ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं। फिर उसके बाद में ये जो थ्योरम है हमारी, जिसके के अंदर कि हमें ये एक्सप्रेशन याद रखना होता है AD अपॉन AE इज इक्वल टू DB अपॉन EC, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसका यहां पर प्रूफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधा इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, MCQ में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये बात आप यहां पर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 6.2 के अंदर 4, 6, 8, 9, 10 और 6.3 के अंदर 3, 5, 7, 9 से लेकर के 16 तक आप ये बात जरूर से ध्यान रखो। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब साइंस की। तो साइंस में आपको कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो भैया देखो साइंस के अंदर हर एक जो अलग अलग स्टूडेंट की अप्रोच होती है, टॉपर्स की इसमें अलग अप्रोच होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपर इसमें किस तरीके से स्टडी करते हैं। देखो टॉपर की कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, इससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, कि आपको डायग्राम हाथ से बना बना करके देखना है। बायो के अंदर आपके एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ, तो आपको वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप एग्जाम के अंदर, आपका एग्जाम ना छूटे, इसीलिए लिखने की भी आपको साथ में ही प्रैक्टिस रखनी है। फिर उसके बाद में आता है कि आपको न्यूमेरिकल जो होता है ना, हम क्या करते हैं, हम जब सॉल्व करने लग जाते हैं तो हम ये करते हैं कि हाँ भैया ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, फिर उसके बाद में हमने सॉल्व किया और लास्ट के अंदर आंसर हम उसका नहीं निकालते, हम बस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके रख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आप फिर देखोगे कि यार मैं तो एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर गया। तो देखो सिली मिस्टेक ये जब मैं बात कर रहा था, सिली मिस्टेक बताऊं कैसी होती है। मेरा एक फ्रेंड था जो कि 12th क्लास तक आ गया था, 12th क्लास तक, पता है उसने बोर्ड्स के अंदर क्या स्पेलिंग लिखी थी, उसको बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आती थी। आपको तो आती है ना, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या बिकॉज की स्पेलिंग आती, क्योंकि उसको बिकॉज की भी स्पेलिंग नहीं आती थी और क्लास 12th में था वो। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां आपको पता होनी चाहिए, और जो मैंने पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन भर दो पूरा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि भैया इसमें जो नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यहां पर ज्यादा आते हैं, कि कौन सी रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है, कलर चेंज होता है तो कौन सा कंपाउंड उसमें फॉर्म होता है, किस तरीके का पीपीटी उसमें फॉर्म होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, जैसे कि बात करते हैं फिजिक्स की। तो अब देखिए फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहली बातें हैं वो है इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि वन डायोप्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आएगा कि डिफाइन वन डायोप्टर। फिर उसके बाद में आता है कि फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, COC का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, स्नेल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इन 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और खास करके जो मैग्निफिकेशन वाला है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप हाइट
ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, और क्या उसके मतलब कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व करने वाले। जैसे कि मेरे अभी दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो ये है कि अगर m इज इक्वल टू पॉजिटिव रहता है तो क्या नेचर ऑफ इमेज होता है, m इज इक्वल टू नेगेटिव होता है तो क्या नेचर ऑफ इमेज होता है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब जाकर के इक्वल होते हैं। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप न्यूमेरिकली डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, वो आपको ध्यान रखनी है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस है क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड देखने को मिल सकता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर रे डायग्राम। रे डायग्राम को आपको हाथ से बना करके प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम से एक दिन पहले सभी को बना करके ड्रॉ करना। और दो केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टूडेंट हर बार कंफ्यूज होता है, एक तो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कि वहां पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी किस तरीके से रेज होती है। फिर सेकंड जो है वो है फोकस और पोल के बीच में, एक कॉनकेव का केस होता है और एक कॉन्वेक्स का केस होता है, तो दोनों केस आपको हाथ से बना करके ड्रॉ करके देखने हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये तो छोटा सा चैप्टर है तो ऐसे ही हवा में उड़ा सकते हो आप। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को प्रिज्म जो है, प्रिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म की जैसे कि प्रिज्म में जो भी एंगल होते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें जैसे कि फेमस क्वेश्चन होता है कि जैसे कि एक प्रिज्म सीधा होता है, दूसरा प्रिज्म उल्टा होता है, तो फर्स्ट में 7 कलर्स स्प्लिट होते हैं, तो सेकंड में कितने कलर स्प्लिट होंगे। ए ऑप्शन रहता है आपके पास में कि 7 होंगे, बी ऑप्शन रहता है 14 होंगे, सी ऑप्शन रहता है 0 होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि, और डी ऑप्शन है कि यहाँ से व्हाइट लाइट निकलेगी लास्ट में, तो ए बी सी डी में से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कि भैया सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो प्रिज्म है इसमें व्हाइट लाइट एंटर होती है, जैसे इसमें एंटर होती है तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम बनता है, विबग्योर इसमें बनेगा, और विबग्योर बनने के बाद में फिर से स्पेक्ट्रम में एंटर होगी, तो ये तो 7 कलर को स्प्लिट किया, तब 7 कलर 7 और स्प्लिट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, है ना। यही आपको लग रहा है किस कौन कौन, जल्दी से आंसर करो, मैं फिर आपको बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला होगा कि हाँ भैया बोल तो सही रहे हो कि इसका आंसर हो जाएगा 14, लेकिन 14 गलत है, इसमें व्हाइट लाइट ही फिर से फॉर्म होगी, इसलिए एक स्पेशल केस है ये इसका, और ये आप लोगों के सैंपल पेपर में भी पूछा गया था। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इसमें टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कौन से होते हैं आइज के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मायोपिया कब होता है, हाइपरमेट्रोपिया कब होता है, उसका करेक्शन किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में नेचुरल फिनोमिनास के अंदर रेनबो ऐसे फॉर्म होता है, रेड कलर क्यों रहता है स्काई का सनसेट और सनराइज के टाइम के ऊपर, और डीले क्यों रहता है सनसेट और सनराइज में, और उसी के साथ में स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को रिएक्शंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट का नाम भी पता होना चाहिए कि वह A+B फॉर्म करता है C, लेकिन आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, और इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और फिर इसके बाद में एक्टिविटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आपको हर एक एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है। और इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया था, मैं आप लोगों को नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग जो भी अपने जैसे कि सॉल्यूशंस है, जो भी आप लोगों को पढ़ने, जैसे कि आपको एक्टिविटीज़ पढ़नी है, वो सब आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि इसके अंदर आपको मैथ्स के पूरे सिलेबस का रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर, कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन आपको एक वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, एरर करेक्शन आपको एक वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, और हिंदी व्याकरण भी वन शॉट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपका पूरी क्लास 10th का जो सिलेबस है वो इस PDF में है, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए थी, तो आप इस PDF को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सोशल साइंस का मैप वर्क हो गया, हिस्ट्री का लास्ट मिनट रिवीजन हो गया। आपको अगर कोई भी, जैसे कि आपका कल एग्जाम और आपने बहुत ही कम स्टडी कर रखी है, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको सिंपल सा सर्च करना है। जैसे कि साइंस का कल पेपर है तो साइंस लास्ट मिनट रिवीजन बाय सक्सेस का रनवे, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर कंप्लीट साइंस का रिवीजन रहेगा 30 मिनट्स के अंदर। वो मेरी वन ऑफ द फेमस सीरीज है, जो कि अब तो खैर लोगों ने कॉपी कर लिया, लेकिन वो वन ऑफ द फेमस सीरीज है जिसके अंदर कि आपको हर एक चीज़ के शॉर्ट नोट्स के साथ में हर एक चीज़ मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करी है, तो उसे मिस मत करना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ का, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में जो एग्जाम्पल हैं रिएक्शन के एग्जाम्पल, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, इसमें जो कॉपर वाला एग्जाम्पल होता है, ये काफ़ी बार होता है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कॉपर किसके साथ में रिएक्ट करेगा, किसके साथ में नहीं करेगा, किसके साथ में कलर चेंज होगा, ये आपको इसमें
पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है हमारे पास में यहाँ पर एक तो कलर चेंजिंग वाले और पीपीटी फॉर्मेशन वाले, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इसके अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान रखना है। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, और जो एसिड्स हैं जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर रहेगा कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्क के अंदर कौन सा होता है, और विनेगर का क्या पीएच लेवल होता है, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। पीएच लेवल भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि वीक एसिड और वीक बेसिस भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में इंडिकेटर्स भी आपको पता होना चाहिए कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ में कैसा रिएक्शन करता है। फिर उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, पीओपी क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको 4 प्रॉपर्टीज इनकी याद रखनी है। एक तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पीओपी, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो किस तरीके से फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो कहां पर यूज में आता है। ये 4 चीजें आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए, हर एक सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपसे एक तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन पूछा जाता है कि विली का क्या फंक्शन होता है, एलोवली का क्या फंक्शन होता है, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है। एक तो ये क्वेश्चंस होते हैं मेनली। सेकंड होता है डायग्राम बेस्ड, आपसे डायग्राम बोल दिया जाएगा कि ड्रॉ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो आपको वहां पर ड्रॉ भी करना होगा, और अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए बायो के अंदर डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायग्राम की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन इस डायग्राम के अंदर एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसके जो डायग्राम है, एक्टिविटी वाले डायग्राम आपको इसमें जरूर से देख लेना, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड आपको सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, और फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है वो भी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में फुल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि फूड किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो फूड होता है वो हमारे माउथ में जाता है, फिर हमारी टंग क्या करती है, कौन से मतलब कि कौन सा जूस सिक्रेट होता है, जैसे कि हमारे माउथ के अंदर जो स्लाइवा सिक्रेट होता है उससे फूड मिलकर के इसोफेगस के थ्रू नीचे से आता है। तो आपको एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस इसमें पता होना चाहिए। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इसमें आपको 3 जो टॉपिक है उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक इन्हीं से ही आता है और इसके बाहर कुछ नहीं आता। सबसे पहला है कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन रिलीज्ड बाय डिफरेंट ग्लैंड, कि भैया किस हार्मोन का क्या काम होता है, जैसे कि आपकी ग्रोथ जो है वो किस हार्मोन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है, और जब आप ये कौन से ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये इसमें डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में आता है ह्यूमन ब्रेन के कंपोनेंट और उसके फंक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी के अंदर ऐसा कुछ मेजर है नहीं, बस आपको टॉपर्स की कुछ बातें जो कि ध्यान रखने। सबसे पहली तो ये है कि आपको एग्जाम के अंदर पॉइंट्स में लिखने की आदत डाल लेनी। आपको कोशिश करनी है कि आप उसे पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। जैसे कि 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए उसे 3 से 4 पॉइंट में खत्म करें। 5 मार्क्स का है तो 6 से 7 पॉइंट में, और अगर 2 मार्क्स का है तो 2 से 3 पॉइंट सफिशिएंट है। और पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उससे रिलेटेड उसमें लिख दो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन खाली इसमें नहीं छोड़ना है। एसएसटी में फ्री के मार्क्स रहते हैं। और उसी के साथ में डेट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आंसर लिखते टाइम डेट्स को अंडरलाइन कर दो तो वहाँ पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाता है और वहाँ पर आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर रिवीजन इसका काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको भूल जाएं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप इसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। अगर बार बार भूलते हो तो इसे बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम में भूलना नहीं है। पढ़ के नहीं जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ भूलने पर सबसे ज्यादा दुख होता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दुख होता है कि भाई पढ़ा तो था लेकिन भूल गया, इसीलिए रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है इसका। फिर उसके बाद में बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए। टाइमलाइन से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले कौन सा मूवमेंट हुआ था, फिर उसके बाद में क्या हुआ था। जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था, वो किस वजह से बाइकआउट हुआ था, उसके बाइकआउट होने के बाद में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट प्रोसेस से
बेसिक टाइमलाइन आपको याद रखनी है डेट्स के साथ में। तो इससे क्या होगा कि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और इसी के साथ में फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेन है कि फीचर्स ऑफ रॉलेट तक आ सकता है, या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आ सकता है, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आ सकता है। तो ये 3 मूवमेंट के फीचर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको 6 से 7 पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था और जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसमें जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने किस तरीके से मदद करी थी। आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, ठीक है, देख रहे हो देशभक्ति देख रहे हो बच्चों के अंदर, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। तो ये सब चीजें आपको इसमें फीचर्स में आपको याद रखने हो। फिर उसे वैसे ही आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेपोलियन सिविक कोड आपको याद रखना है, रूल ऑफ मूवमेंट क्या था, फिर उसके बाद में पॉलिटिक्स इन बल्कन रीजन हो गया, और कॉजेज लीड्स टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म की किस वजह से जो लोगों के अंदर है देश प्रेम आया था, किस वजह से लोगों को ये लगा कि हमें आज़ादी चाहिए। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गया कि किस तरीके की फॉर्म होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर उसके बाद में पावर शेयरिंग इन इंडिया कैसा होता है। फिर उसके बाद में फीचर्स क्या क्या हैं बेल्जियम के, और फिर उसके बाद में श्रीलंका के, जैसे कि श्रीलंका वर्सेस बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसमें क्या क्या रीजन थे, किस वजह से वो फेल होगी, ये सब चीज़ें आपको इसके में ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आता है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म में क्या है कि चैलेंजेस टू द फेडरलिज्म इन इंडिया, के फेडरलिज्म के क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें 3 टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया वो है कि हिस्ट्री के अंदर जो आपका मैप वर्क है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैप को आप इग्नोर मत करना, मैप वर्क भी आपको इसमें करना है। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से आप लोगों को ये जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में भी यही करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और टर्म्स होगी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर क्या होता है, डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है इसमें कौन से लॉज हैं जिससे कि वो लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे उसे दूर किया जाता है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सब एग्जाम्पल आपको इसमें पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आप लोगों के मैप आपको एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा और इसमें कुछ भी नहीं करना। और फिर इसके बाद में आप क्या क्या ध्यान रखोगे इसमें, एक तो रिसोर्सेज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा और है, कौन सा मिनरल है और वो कहां पर मेनली पाया जाता है। और फिर इसके बाद में आता है कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, कंजर्वेशन मेथड आपको पता होना चाहिए कि सॉइल इरोजन के कंजर्वेशन मेथड क्या क्या है। टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको पता होना चाहिए कि किस सॉइल को कितनी रेन चाहिए होती है, वो कहां पर पाई जाती है, कौन सी क्रॉप उसमें ग्रो होती है और वो कौन सी रीजन में पाई जाती है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। देन फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर आपको सिंपल है, इसमें 4 चीजें ध्यान रखो कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है उसको कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड, बस ये पता होना। जैसे कि सॉइल इरोजन है तो सॉइल इरोजन को कन्वर्सेशन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बचाया जाएगा, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से एक्ट रिलीज किए गए थे, कहां पर फ्लोरा एंड फौना कैसा है, मूवमेंट कौन से लॉन्च हुए थे, ये चीजें आपको ज्योग्राफी में ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आता है इंग्लिश और हिंदी। अब देखो यार, इंग्लिश और हिंदी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो लिटरेचर में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स काटते हैं ना वो लिटरेचर में काटते हैं, तो इसलिए ध्यान देना है कि आप इसमें बस एनसीईआरटी को फॉलो करो, जो आपके टीचर ने पढ़ा है वही आप यहां पे करो। और जो ग्रामर की और राइटिंग सेक्शन की जो बात है इसके लिए 100% मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी गई है वहां पर आपको जाना है और आपको इसमें देखना है तो कंप्लीट ग्रामर वाली ये वाली जो वीडियो है 2nd नंबर की, ये वीडियो आपको देख लेनी है, आपका ग्रामर के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है हिंदी के अंदर आप देख सकते हो हिंदी व्याकरण 1 शॉट और हिंदी राइटिंग 1 शॉट। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो ना बस, तो आपका एक भी नंबर इंग्लिश और हिंदी के अंदर नहीं कटने वाला। और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप लोग कमेंट करिएगा 103 ताकि पता लगे हमारा सीक्रेट कोड है कि कौन कौन स्टूडेंट लास्ट तक देखा था। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वे।